हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, जिसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे सॉल्यूशन यानी विलयन। सॉल्यूशन में हमने पिछली क्लासेज में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी, जिसमें हमने सॉल्वेंट पढ़ा था, सॉल्यूट पढ़ा था, सोल्यूशन के टाइप्स पढ़े थे, डिफरेंट टाइप के सोल्यूशन हमने पढ़े थे। साथ ही हमने क्या पढ़ा था, कंसंट्रेशन पढ़ा था, जिसमें हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों मेथड से कंसंट्रेशन टर्म्स को समझा था। जिसमें हमने क्वांटिटेटिवली क्या कहा था कि कंसंट्रेशन टर्म्स की हम अगर किसी सोल्यूशन में डिफरेंट कंपोनेंट्स देख रहे हैं तो हम उनका मास परसेंट यानी द्रव्यमान प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंट यानी आयतन प्रतिशत, मास बाय वॉल्यूम परसेंट यानी द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत, ppm पार्ट्स पर मिलियन, ppb पार्ट्स पर बिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया था। इसके साथ ही हमने बात की थी डिफरेंट सोल्यूशन की, जिसमें हमने क्या कहा कि एक सोल्यूशन ऐसा होगा जिसमें सोल्यूट सॉलिड फॉर्म में होगा और जो आपका सॉल्वेंट है वो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो सॉल्वेंट होगा वो डिटरमाइन करता है किसी भी जो सोल्यूशन है उसकी फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था को। तो हमने क्या कहा कि अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो पूरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, और उसमें जो सोल्यूट है यानी विलेय कैसा है, सॉलिड फॉर्म में है। तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं उसका। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहे थे। हमने क्या कहा कि जो सॉलिड है वो क्या है, विलेय है। विलेय सॉलिड है, उसकी विलेयता देखेंगे और किसमें, लिक्विड में, यानी सॉल्वेंट आपका क्या है, लिक्विड है। तो दो चीजें निकल कर आ रही हैं। एक है सॉल्यूशन में क्या होगा, एक तो सॉल्यूट होगा यानी विलेय जो कम मात्रा में होगा, जिसकी अमाउंट कम होगी वही तो सॉल्यूट था। और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट यानी विलायक, जिसकी मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। और जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वही क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा फिजिकल स्टेट को पूरे सॉल्यूशन की। तो हमने क्या कहा, यहां पर सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है, ठीक है, और सॉल्वेंट क्या है हमारा, लिक्विड है। तो इससे क्या समझ में आता है, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। ओके, इतनी चीजें हमने पढ़ी थी। अब हमने कहा था ये जो सॉलिड है इसकी सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे, विलेयता चेक करेंगे। विलेयता क्या है, मतलब ये इस लिक्विड में किस प्रकार से घुल रहा है, विलेय हो रहा है, और साथ ही साथ कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इसकी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे यानी उस पर प्रभाव डालेंगे। कौन सी चीजें ऐसी हैं जो सॉल्युबिलिटी को बढ़ा रही हैं, कौन से फैक्टर्स, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो सॉल्युबिलिटी को कम कर रहे हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी थी। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, पार्टिकल्स गो इनटू द लिक्विड एंड इट्स कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। किसके पार्टिकल्स, सोल्यूट के पार्टिकल्स। ठीक है, सोल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट में जा रहे हैं, यानी सॉलिड पार्टिकल किस में जा रहे हैं, लिक्विड में जा रहे हैं। और हमने क्या कहा था कि कंसंट्रेशन, सांद्रता किसी भी सोल्यूशन की कुछ नहीं है बल्कि क्या है, उस सॉल्यूशन में उपस्थित विलेय की मात्रा यानी सोल्यूट की मात्रा है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट जिसे हम कह रहे थे। ठीक है, तो जब सॉलिड यानी आपका सोल्यूट किसी सॉल्वेंट में जाएगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी उस सॉल्यूशन की पूरे। ठीक है, पूरे सॉल्यूशन की क्या हो गई, कंसंट्रेशन बढ़ गई। और वो कंसंट्रेशन किस पर डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे, विलेय की मात्रा। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। इसे ही हमने क्या कहा, डिसोल्यूशन यानी विघटन कहा। विघटन मतलब टूटना, सोल्यूट टूट रहा है और किसमें, सॉल्वेंट में घुल रहा है, वो घुलनशील है किसमें, उस लिक्विड में जिसमें हमने उसको ऐड किया, उस विलायक में। विलेय क्या है, विलायक में घुलनशील है। ठीक है, इसीलिए तो हम क्या पता कर रहे हैं, उसकी विलेयता पता कर रहे हैं यानी सॉल्युबिलिटी पता कर रहे हैं। ठीक है,
उसके आगे हमने पढ़ा था द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन, किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, यानी कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपको बताएंगे कि इस सॉलिड की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी। दो चीजें हमने पढ़ी थी, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो चीज कम अमाउंट में वहां पर प्रेजेंट है यानी सोल्यूट, जो चीज ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है यानी सॉल्वेंट, उन दोनों के नेचर पर डिपेंड करेगा, या उन दोनों का नेचर यह बताएगा आपको कि इस सॉलिड की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी टोटल सोल्यूशन। ठीक है, यहां से आप समझ रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड, मतलब सॉलिड आपका क्या है सोल्यूट और लिक्विड क्या है सॉल्वेंट। इन टर्म्स को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, इन लिक्विड कह रहे हैं मतलब लिक्विड क्या है आपका सॉल्वेंट और सॉलिड क्या है आपका सोल्यूट है। तो नेचर ऑफ सोल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे हमने क्या पढ़ा था, ये आपका रिवीजन चल रहा है कि अगर पोलर सॉल्वेंट है तो वो किसके साथ इंटरेक्ट करता है अच्छे से, पोलर सोल्यूट के साथ इंटरेक्ट करता है। वैसे ही अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो वो किससे, नॉन पोलर सोल्यूट से अच्छे से इंटरेक्ट करेगा। और इंटरेक्शन का मतलब ही क्या है, सॉल्युबल होना। दोनों आपस में अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे मतलब दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे, या हम कहेंगे सोल्यूट यानी सॉलिड आपका क्या होगा, अच्छे से सॉल्युबल हो जाएगा लिक्विड में। ठीक है, हम किसकी सॉल्युबिलिटी पता कर रहे हैं, सॉलिड की। क्यों, क्योंकि विलय वही है, घुलना उसी ने है। ठीक है, तीसरी बात की हमने टेम्परेचर की। टेम्परेचर अफेक्ट करता है किसको, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड को। क्यों, हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर हम क्या देखते हैं, जो सॉलिड होता है वो अच्छे से सॉल्युबल हो जाता है किसी लिक्विड में। अगर हम किसी सोल्यूशन को टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उसका, ठीक है, धीरे धीरे तापमान बढ़ा रहे हैं अगर, तो उससे क्या होगा, जितना भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं या जितना सॉलिड सोल्यूट है वो क्या होगा, धीरे धीरे उसमें घुलना शुरू हो जाएगा। या जो अमाउंट अभी तक घुल नहीं पा रहा था, हमने क्या कहा कि 3 टेबल स्पून सॉल्ट हमने लिया, सॉलिड स्टेट में था, वो हमने किसी पानी में डाल दिया। ठीक है, 3 टेबल स्पून अच्छे से उसमें सॉल्युबल हो गई, सॉलिड है। जब हमने उसमें प्लस 1 टेबल स्पून और ऐड किया तो हम क्या देखते हैं कि वो 1 टेबल स्पून उसमें नहीं घुला। फिर हमने क्या किया, उस पानी को गर्म किया, टेम्परेचर दिया, और हम क्या देखते हैं कि जो वो चौथा टेबल स्पून सॉल्ट हमने ऐड किया था, सॉलिड सोल्यूट हमने ऐड किया था, वो घुलना शुरू हो गया है, सॉल्युबल हो गया है। तो वो किस कारण हुआ, टेम्परेचर के कारण। तो यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, यानी वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। चौथी टर्म आई थी प्रेशर की। प्रेशर में हमने क्या कहा कि जो सॉलिड होते हैं उनकी कंप्रेसिबिलिटी, उनको बहुत कम कंप्रेस किया जा सकता है या 0 के बराबर कंप्रेस हम कर सकते हैं, यानी उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। इसीलिए जब उनकी सॉल्युबिलिटी की बात आती है तो वहां पर प्रेशर का कोई अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात थी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। दूसरा हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब किसकी बात कर रहे हैं, गैस की बात कर रहे हैं। अगर सोल्यूट यानी विलेय जो कम मात्रा में है सोल्यूशन में, वो किस स्टेट में होगा, गैसियस स्टेट में होगा, तब क्या होगा। ठीक है, ये टर्म हमने अच्छे से पढ़ी थी और हमने इसके अलग अलग फैक्टर्स पढ़े थे। हमने कहा था नेचर ऑफ द गैस एंड नेचर ऑफ द सॉल्वेंट की बात की थी। हमने क्या कहा कि उस सोल्यूट का, सोल्यूट यानी जो गैसियस स्टेट में है वो अगर इजीली लिक्विफिएबल है, मतलब उसको अगर इजीली क्या कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस को इजीली लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छे से सॉल्युबल होते हैं या उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी होती है। दूसरा हमने क्या कहा था, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट में सेम वही चीज आएगी कि अगर पोलर हैं दोनों, सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो उनका इंटरेक्शन बहुत अच्छे से होगा, और अगर दोनों नॉन पोलर हैं तो उन दोनों का इंटरेक्शन भी बहुत अच्छे से होगा। ये चीज हमने पढ़ ली थी। और जैसा हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड देखा था, ठीक उसका ऑपोजिट यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर का हो जाता है। सॉलिड के केस में हमने क्या देखा था कि जो टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी का असर था वो डायरेक्ट डिपेंड कर रहा था। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही थी। लेकिन इस केस में क्या होता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। गैस का वॉल्यूम बढ़ने का मतलब है वो लिक्विड से बाहर जाने की कोशिश करेगी। बाहर जब वो जाएगी तो वो सॉल्यूशन से हट रही है, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है, कम हो रही है। तो हमने क्या कहा था, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस,
क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के, तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, किसकी, गैस की विलेयता, और किसमें, लिक्विड में। सिंपल है, आपके पास कोल्ड ड्रिंक है, सपोज कोल्ड ड्रिंक की एक बॉटल है, ठीक है, इसमें कोल्ड ड्रिंक में जैसे कोक वगैरह होती है, उनमें गैस होती है, कौन सी गैस होती है, CO2 होती है। तो लिक्विड है एक, तो फ्लेवर ड्रिंक है, उसमें CO2 ऐड करी गई है, CO2 ऐड कर दी है। अब इसको टेम्परेचर देंगे हम, तापमान बढ़ाएंगे इसका। तापमान बढ़ाने से क्या होगा, जो ये इसमें घुली हुई CO2 है, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा और ये बाहर निकलने की कोशिश करेगी। अगर इसको जगह मिलती है तो ये बाहर निकल जाएगी। ठीक है, बाहर निकलने का मतलब क्या है कि पहले जितनी मात्रा में CO2 यहाँ प्रेजेंट थी, पहले ज्यादा मात्रा में थी, सपोज उसकी अमाउंट A थी, ठीक है, और बाद में तापमान बढ़ाने पर क्या हुआ कि कुछ गैस बाहर निकल गई, वॉल्यूम बढ़ा गैस का और गैस बाहर निकल गई। अब वो अमाउंट B है, तो A इज ग्रेटर देन B रहा होगा, यानी A जो पहले गैस वहां पर मौजूद थी उसकी मात्रा ज्यादा थी। क्यों, क्योंकि अब तापमान बढ़ाने से आधी गैस बाहर निकल चुकी है, तो B कम मात्रा में है। तो हम क्या कह रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस यही तो है, किसके व्युत्क्रमानुपाती है, तापमान की, यानी तापमान बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, गैस की मात्रा अब उस सॉल्यूशन में कम रह गई। ठीक है, चौथा है प्रेशर, प्रेशर ऑफ द गैस। हम कह रहे थे कि सॉलिड को बहुत कम कंप्रेस कर सकते हैं या कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन गैस को सबसे ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। इसलिए आप जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे यहाँ पर गैस पर, ठीक है, उतनी ज्यादा मात्रा में गैस सॉल्युबल होगी, किसमें, उस सॉल्वेंट में या उस सॉल्यूशन। ठीक है, तो यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, P यानी प्रेशर के। जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी या सॉल्युबल होगी उस सॉल्वेंट में। और ये कब होगा, एट कांस्टेंट T, जब आपका तापमान क्या रहेगा, नियत रहेगा या स्थिर रहेगा। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, हेनरीज लॉ कहा जाता है। होपफुली आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये हमारा रिवीजन चल रहा था। आज हम पढ़ेंगे हेनरीज लॉ। तो हमने अभी क्या देखा, हेनरीज लॉ क्या था, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, तो हेनरी ने क्या कहा, द मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी एग्जाम्पल ले लो, एक कंटेनर आपके पास है, ठीक है, और इसमें आपका कोई सॉल्वेंट है A, ठीक है, ये सॉल्वेंट है A। इसमें आपको क्या करना है, B कोई गैस है यानी सोल्यूट, ये आपका गैस हो गया, ये क्या हो गया, लिक्विड हो गया। ठीक है, कोई लिक्विड सॉल्वेंट आपके पास है A, उसमें आपने गैसियस सोल्यूट कोई है B को डिसॉल्व करवाना है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि जितना ये गैस है, गैस की अमाउंट है, उस पे आप एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, वो सपोज P है। ठीक है, जितना ज्यादा आप प्रेशराइज करोगे गैस को, उतनी ज्यादा मात्रा में गैस उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगी। ठीक है, अगर आप P को बढ़ा रहे हैं तो अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन दिस सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी क्या कह रहे हैं, जो मास है गैस का, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। जितनी ज्यादा गैस की अमाउंट होगी वो किस पर निर्भर करेगी, P, प्रेशर पे। यानी प्रेशर बढ़ाओगे तो जो डिसॉल्व गैस है उसकी मात्रा या उसका जो मास है वो भी बढ़ जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि ये जो मास है गैस का, ठीक है, मास क्या होता है, यानी जितनी अमाउंट इसकी डिसॉल्व हो रही। ठीक है, इसको हम मोल्स बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, अभी पढ़ा था हमने, गिवन मास अपॉन
मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब मोलर मास तो हर एक सब्सटेंस का या कंपाउंड का क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। चेंज क्या होता है, गिवन मास होता है। तो गिवन मास जो मास था, जितना मास उसका डिसॉल्व हो रहा था, हम मान सकते हैं कि मोल्स भी डायरेक्ट डिपेंड करेगा किस पर, प्रेशर पर। यानी अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस भी बढ़ जाएगा, और यही क्या है, मोल फ्रैक्शन है, xg। तो हम क्या मान सकते हैं, xg डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। x क्या है, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। xg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। फिर क्या करते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है उसको हटा देते हैं, ठीक है। क्या कहा हमने, एक्स जी या चाई जी जो भी कहो इसको, इज प्रोपोर्शनल टू पी, ठीक है। मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं। तो एक्स जी या चाई जी जो भी से बोल रहे हो, इज स्मॉल के इंटू पी, ओके। ये आपका के कोई कांस्टेंट आ गया, ठीक है। ये अभी हेनरी कांस्टेंट नहीं है, ये सिंपल आपका कांस्टेंट है। और अगर आप p की टर्म्स में इसे ले जाते हैं तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन के इंटू एक्स जी एच आई, ठीक है। अब ये 1 अपॉन के एक कांस्टेंट है, और इसकी अगर आप वैल्यू देखोगी तो वो भी एक कांस्टेंट आएगी, उसको मान लेते हैं हम कैपिटल के, ठीक है। तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। यही क्या है, हेनरीज इक्वेशन है, या हेनरीज लॉ भी हम कह सकते हैं। और ये सब किस पर हो रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब तापमान को क्या रखा जा रहा है, नियत रखा जा रहा है, ठीक है। वेयर के एच इज हेनरीज कांस्टेंट। यहाँ पर जो ये x है या xg हम इसे कह सकते हैं, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, इस गैस का जो डिसॉल्व हो रही है। तो कितनी बातें समझ में आ गई हमें कि एक तो कोई गैस है जो क्या है, सोल्यूट है, वो लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रही है। और हेनरी ने क्या कहा कि जब तापमान को स्थिर रखा जाएगा उस स्थिति में क्या होगा, जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा मात्रा में गैस डिसॉल्व होगी, किसमें, उस लिक्विड में, यानी सॉल्वेंट में, ठीक है। और उसी को उसने एक इक्वेशन के थ्रू बताया कि क्योंकि मास जो है वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। जब नंबर ऑफ मोल्स हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ही तो क्या था, मोल फ्रैक्शन की टर्म में आ रहा था। तो हम क्या कह सकते हैं कि जितने मोल फ्रैक्शन, या मोल फ्रैक्शन भी किस पे निर्भर करेगा, प्रेशर पे निर्भर करेगा, या क्या होगा, इसके अनुक्रमानुपाती होगा। और उस केस में एक कांस्टेंट आता है स्मॉल के, और जब हम इसे प्रेशर की टर्म में लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन के इंटू एक्स जी, या चाई जी आप जो भी कहते हो, गैस के लिए है। और फिर इस 1 अपॉन के, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है तो इसके लिए एक और कांस्टेंट ले लेते हैं, वही क्या है हमारा, हेनरी कांस्टेंट है, कैपिटल के एच। तो ये इक्वेशन होगी हेनरी के लिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आइए आगे देखते हैं इसकी एप्लीकेशन। अब आपने हेनरी का लॉ पढ़ लिया है, इसको आप अप्लाई कहाँ कहाँ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन है, इन पैकिंग ऑफ सोडा कैन, सोडा वाटर आर ऑलवेज पैक्ड अंडर हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2। बहुत सी सिंपल एग्जांपल है, आपने कभी सोचा नहीं होगा उसको देख के कि इसमें हेनरी का लॉ अप्लाई किया गया है। आपने सिंपल कोल्ड ड्रिंक पी होंगी जिनमें गैस होती है, यानी जिनको पीने पर आपको चिलिंग सेंसेशन मिलता है। उन सारी जो कोल्ड ड्रिंक होती है उनमें क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई हुई रहती है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करी रहती है, वो जो कैंस होते हैं, ठीक है, या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं, उनमें हाई प्रेशर पर CO2 मिलाई जाती है। हाई प्रेशर का मतलब क्या है कि हम उनको CO2 को क्या करना होता है, डिसॉल्व करना होता है उस फ्लेवर्ड ड्रिंक में। फ्लेवर्ड ड्रिंक होगी और चिलिंग सेंसेशन के लिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलानी है,
तो अगर गैस को ऐसे ही डालेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगी, तो क्या करेंगे, हाइयर प्रेशर देंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर देंगे, जिस वजह से क्या होगा, CO2 गैस उसमें डिसॉल्व होगी। और यही तो हेनरी ने कहा कि जितनी ज्यादा अगर आप प्रेशर दोगे उतना ही ज्यादा क्या अमाउंट में गैस वहां पर डिसॉल्व होगी। वो भी कब, जब आप तापमान स्थिर रखें। CO2 को हाई प्रेशर देकर बहुत ज्यादा उच्च दाब में मिलाया जाता है और एक कोल्ड ड्रिंक तैयार की जाती है। ठीक है, कभी कभी आप देखते हैं जब आप उसका लिड या ओपनर से उसका ढक्कन जो है वो खोलते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर से बंद किया जाता है, सील्ड रहती है एकदम बॉटल, तो जब आप उसको खोलेंगे तो एक तो आवाज आती है, तो वहां पर क्या होता है, जो बॉटल है, सपोज ये बॉटल है, इसमें क्या है, CO2 मिली हुई है, किसके साथ, ड्रिंक के साथ में। ठीक है, जब आप इसका लिड हटाएंगे तो आपको एक साउंड आती है, वो साउंड किसकी है, CO2 की है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर था, हाई प्रेशर पे CO2 को रखा गया था। जब यहाँ से प्रेशर रिलीज किया गया, यहाँ से लिड हटाई गई, तो क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करेगी, गैस मूव करेगी, यहाँ से इधर जाएगी, इधर लो प्रेशर एरिया है, यहाँ तो कोई प्रेशर नहीं है ना बाहर, तो ये लो प्रेशर एरिया है, तो गैस मूव करेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, इधर को मूव करेगी। इसीलिए जब आप इसको खोलते हैं तो आपको एक साउंड सुनाई देती है, कुछ तो आवाज आती है, वो किसकी है, CO2 की है। साथ ही आप कभी कभी क्या देखते हैं कि गैस जब ऊपर आती है, गैस के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक का या वो फ्लेवर ड्रिंक का कुछ पार्ट बाहर को निकल कर आता है। ठीक है, वो किस वजह से हुआ, क्योंकि गैस ने हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर की तरफ मूव किया, तो उसके साथ साथ जो सॉल्वेंट था, या हम बोल सकते हैं वो फ्लेवर ड्रिंक थी, वो भी उसके साथ साथ मूव होती है और बाहर को निकल जाती है। ठीक है, इसीलिए आप कभी कभी देखते हैं कि जैसे ही आपने बॉटल ओपन की तो उसके साथ साथ गैस और थोड़ी ड्रिंक भी बाहर निकल आती है। ठीक है, तो ये क्या है, हेनरी का लॉ ही वहां पे लगाया गया है, यानी जो कोल्ड ड्रिंक बना रहे हैं उनको हेनरी का लॉ पता है कि हमें गैस को कैसे इस लिक्विड में डिसॉल्व करना है या फ्लेवर्ड ड्रिंक में डिसॉल्व करना है। तो ये एप्लीकेशन है किसकी, हेनरी लॉ की। तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, जितने भी स्कूबा डाइवर्स होते हैं, ठीक है, जो अंडर वाटर स्विमिंग करते हैं, वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि वो ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को डिसॉल्व करके ले जाते हैं। तो वो क्यों ले जाते हैं, इन डीप सी डाइविंग नाइट्रोजन इज मोर soluble than helium in our blood. In the deep sea, the pressure is higher than at the surface of the water. When divers tries to come rapidly towards the surface of the water, pressure decreases and dissolved nitrogen comes back from blood and make bubbles in the veins. Hence, डाइवर्स यूज ऑक्सीजन डाइल्यूटेड विद हीलियम। यानी क्या हो रहा है, स्कूबा डाइवर्स क्या कर रहे हैं, वाटर की सरफेस से नीचे जा रहे हैं और नीचे जाते जाते प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी क्या कहा कि जो सरफेस है वहां पर प्रेशर कम है, जो ऊपर सरफेस है वाटर का वहां पर प्रेशर कम है, लेकिन अंडर द डीप वाटर जो पानी की गहराई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी प्रेशर वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, और प्रेशर के बढ़ने से क्या होगा, ऑक्सीजन की डिमांड नीचे बढ़ेगी। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा नीचे बढ़ेगी, तो ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी। ऑक्सीजन ज्यादा मिलना कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप नीचे जाएंगे तो ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में मिलेगी। ठीक है, ऑक्सीजन का इंटेक हो रहा है अच्छे से। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब आप नीचे से हाई प्रेशर से लो की तरफ आएंगे। जब हाई प्रेशर से लो की तरफ आएंगे तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, यानी ऑक्सीजन अब आपको ज्यादा चाहिए, तो इसलिए आप क्या करोगे, जो सिलेंडर है उसका यूज करोगे। लेकिन उस केस में क्या होगा, जब हाई प्रेशर से लो की तरफ आएंगे तो ऑक्सीजन एक साथ वापिस आएगी और उसके साथ साथ जो ब्लड में डिसॉल्व नाइट्रोजन है वो भी आएगा। ठीक है, और जब दोनों ही बाहर निकलने का कोशिश करेंगे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो वीन्स में बबल बन जाते हैं और क्या कहा जाता है सिंपल लैंग्वेज में कि नस के फटने के चांसेस या फिर तबीयत खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस केस में प्रेशर
को बनाए रखने के लिए, जितना नीचे था उतना ही ऊपर रहे, धीरे धीरे प्रेशर उतना ही रहे, उसको बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को डिसॉल्व किया जाता। ठीक है, ये हेनरी लॉ का क्या है, सेकंड एप्लीकेशन है। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, एट हायर एल्टीट्यूड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन at high altitudes in less than the ground level, this results in low concentration of oxygen in the blood and tissue of the people. क्या होता है, जो हायर, जैसे माउंटेन वगैरह में जाते हैं लोग, ठीक है, पहले यहाँ थे नीचे, अब यहाँ चढ़ रहे हैं, ठीक है, जो माउंटेनियर होते हैं, जितने भी पर्वतारोही होते हैं, वो यहाँ जा रहे हैं, साथ में क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, क्या कहा, जैसे जैसे हाइयर एल्टीट्यूड्स पे जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी, और ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा, यानी ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, वहां पर मात्रा कम हो जाएगी, तो ब्लड में और टिश्यू में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी ऑक्सीजन की। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, वो लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं साथ। ठीक है, ये भी किसका एप्लीकेशन है, हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन है, तो इसको नोट कर लीजिए एक बार, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। नेक्स्ट एप्लीकेशन आपने क्या पढ़ी थी, स्कूबा डाइविंग की एप्लीकेशन है, इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन आपने क्या देखी थी, हाइयर एल्टीट्यूड्स की। ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिए। तो होपफुली आज हमने जितना पढ़ा ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हेनरीज लॉ की कुछ क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। ठीक है, क्या क्या निकाल सकते हैं आप, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू आपको लगभग मिल जाती है कुछ कुछ सब्सटेंस की। ठीक है, यानी ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। आप क्या निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, और अप्लाइड प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको दो टर्म्स की वैल्यू पता है तो तीसरे टर्म का आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो हेनरीज लॉ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें हमने क्या कहा कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर जितना बढ़ाएंगे गैस की अमाउंट उतनी ज्यादा बढ़ेगी, या हम क्या कह सकते हैं, जो मास ऑफ गैस डिसॉल्व है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। ठीक है, इतना जो आज के सेशन में हमने पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, हेनरीज इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, या आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है। ठीक है, होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।